प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं महेंद्र सहगल रोजगार विद महेंद्र क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग प्रसन्न एवं सुखी होंगे और सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं आज आपको विज्ञान में विटामिन पढ़ाने जा रहा हूँ, जो टीजीटी, पीजीटी, मेडिकल और अन्य एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न आते हैं। चलिए आइए हम अपने टॉपिक पे आते हैं, विटामिन पर। अब विटामिन की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि विटामिन की खोज किसने किया। प्रश्न ये बनता है विटामिन की खोज किसने किया। तो विटामिन की खोज जो है एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फुंक, काइस्मर फुंक। हिंदी में फंक कहा जाता है और इंग्लिश में फुंक। ये 1912 ईस्वी में किए थे। 1912 ईस्वी में ये विटामिन की खोज किए थे और इसके बाद एक और वैज्ञानिक आते हैं, इन्होंने केवल खोज किया। और इसके बाद एक और वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम था हॉपकिंस। हॉपकिंस नामक महोदय ने विटामिन का सिद्धांत दिया। विटामिन का क्या दिया भैया? विटामिन का सिद्धांत। विटामिन का सिद्धांत अगर पूछा जाए किसने दिया तो हॉपकिंस ने। सिद्धांत देने वाले कौन थे? हॉपकिंस। लेकिन अगर पूछा जाए विटामिन शब्द किसने दिया, विटामिन शब्द देने वाले या कह सकते हैं टर्म देने वाले जो थे, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लियोनिन। कौन से वैज्ञानिक थे भैया? लियोनिन नामक वैज्ञानिक ने विटामिन शब्द दिया था। और इस विटामिन को हॉपकिंस नामक महोदय ने दो भागों में बांटा। उन्होंने देखा कि विटामिन जो है, जितने विटामिन हैं, ये दो जगह, दो स्थानों पर, दो वस्तुओं में घुलनशील होते हैं। और एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन, और दूसरा जो है जल में घुलनशील विटामिन। तो वसा में जो घुलनशील विटामिन है, इसमें 4 विटामिन आते हैं जो ए डी ई के, ये 4 विटामिन है जो वसा में घुलनशील होते हैं। और 2 विटामिन बी और सी जो जल में घुलनशील होते हैं। तब आपको पता चल गया विटामिन की खोज किसने किया भैया? काइस्मर फंक नामक वैज्ञानिक ने 1912 ईस्वी में। सिद्धांत किसने दिया? हॉपकिंस ने। शब्द किसने दिया था? लियोनिन ने। हॉपकिंस महोदय ने वसा जो है विटामिन को कितने भागों में बांटा? 2, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील।
यानी वाटर सेल्यूबल एंड फैट सेल्यूबल दोनों। और जो वसा में घुलनशील जो विटामिन है वो 4 है। कौन कौन? ए, डी, ई, के। और जल में घुलनशील कौन विटामिन है भैया? बी और सी। कौन विटामिन? बी और सी विटामिन। अब प्रश्न ये बनता है कि वसा में घुलनशील विटामिन ये हमको पढ़ना है। और इसमें अब वसा में घुलनशील विटामिन में अगर हम बात करते हैं तो एक पहले हम मिटा देते हैं और मिटाने के बाद अब विटामिन ए की बात कर लेते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन। अब वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन ए की बात करते हैं। विटामिन ए। अब विटामिन ए की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले तो विटामिन ए में अगर बात करते हैं तो ये विटामिन ए की खोज किसने की? प्रश्न बनता है विटामिन ए की खोज जो करने वाले थे वो एक महान वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हॉपकिंस। हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने विटामिन ए की खोज की और विटामिन ए का रासायनिक नाम दिया। रासायनिक नाम इसका होता है रेटिनॉल। और रेटिनॉल को हम इंग्लिश में रेटिनॉल कहते हैं। और अगर इसको हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा रेटिना प्लस आल। आल जो होता है वो OH ग्रुप होता है। OH का मतलब होता है एल्कोहलिक ग्रुप। एल्कोहलिक ग्रुप होता है। और रेटिना में एल्कोहल की कमी हो जाती है। रेटिना में एल्कोहल की कमी होने के कारण हमें रेटिनॉल की कमी हो जाती है, जिससे हमें एक रोग होता है जिसे हम रतौंधी रोग कहते हैं। कौन रोग? रतौंधी रोग होता है। तो रतौंधी रोग जो होता है यानी जो है नाइट ब्लाइंडनेस जिसको कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। और नाइट ब्लाइंडनेस को ही रतौंधी रोग कहते हैं। और ये जो है हमारे आँखों में रात में दिखाई नहीं देता है और जिसे हम रतौंधी रोग कहते हैं। और क्यों कहते हैं, क्यों कमी हो जाती है? क्योंकि हमें जो होता है वो अल्कोहलिक ग्रुप होने के कारण इसमें जल की कमी हो जाती है, जिससे रेटिना सूख जाता है। और इसी के कारण एक रोग और होता है जिसे हम दूसरा रोग जो कहते हैं उसे हम कहते हैं जीरोप्थैल्मिया। कौन रोग भैया? जीरोप्थैल्मिया का मतलब होता है ऑप्थैल्मिया। जीरोप्थैल्मिया। और जीरोप्थैल्मिया में होता है कि आँखों का पानी सूख जाना। आँखों का पानी सूख जाना। आँखों का पानी सूख जाता है, जिसके कारण हमें जीरोप्थैल्मिया रोग हो जाता है। और ब्लाइंडनेस में जो होता है इसमें जो हमारे आँखों में रेटिना में जो होता है वो 2 वर्णक पाए जाते हैं। एक होता है राड, दूसरा होता है कोन। तो राड में एक प्रोटीन होती है जिसे हम राड में ऑप्सिन प्रोटीन होने के कारण तो यहाँ बताते हैं राड प्लस ऑप्सिन प्रोटीन होने के कारण ऑप्सिन प्रोटीन है। ऑप्सिन प्रोटीन की जब हमें कमी हो जाती है तो इसी को हम जो है ये दोनों मिल करके बना लेता है रोडोप्सिन। और ऑप्सिन प्रोटीन की कमी के कारण ऑप्सिन प्रोटीन की कमी से रतौंधी रोग होता है। रतौंधी रोग होता है। तो ऑप्सिन प्रोटीन की कमी से कौन रोग हो जाता है? रतौंधी रोग हो जाता है, जिसे हम
कहते हैं विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। और इसके स्रोत, मुख्य स्रोत हैं, इसके स्रोत जो होते हैं वो है पपीता है, पपाया है, इसको पपाया कहते हैं, पपीता कहते हैं, कैरेट है जिसे हम गाजर कहते हैं, और मैंगो है, आम, और जो है लीवर है, कड लीवर है। कड लीवर का मतलब होता है मछली का तेल। यकृत है, और मैंगो से जो है आम हो गया, कैरेट हो गया, कैरेट मीन्स गाजर होता है, और आपका हो गया पपाया, पपीता। इसमें विटामिन ए की प्रचुर मात्राएं पाई जाती हैं। इसमें रतौंधी, इसके स्रोत कौन कौन है भैया? स्रोत जो है, स्रोत जो है वो स्रोत है पपाया, पपीता, और है आम। तीसरा जो है, ये पहला पपीता है, दूसरा क्या है? आम है। तीसरा जो है मछली का तेल, मछली का तेल। चौथा जो है वो बनता है जिसे हम कैरेट कहते हैं, गाजर, गाजर, या इंग्लिश में कह सकते हैं कैरेट, गाजर कहते हैं। दूसरे की अगर हम बात करें तो ये इतने इसके स्रोत हो गए। तो एक बार फिर रिवाइज कर देते हैं। विटामिन ए की खोज किसने किया भैया? हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने। इसका रासायनिक नाम क्या दिया? रेटिनॉल। रेटिनॉल किससे बना है? रेटिना प्लस आल। आल जो है वो एल्कोहलिक ग्रुप होता है, और एल्कोहलिक ग्रुप होने के कारण हमारे आँखों में अगर पानी सूख जाता है, जल सूख जाता है, तो हमें एक रोग हो जाता है जिसे जीरोथर्मिया रोग कहते हैं। दूसरी चीज़, रतौंधी रोग कैसे होता है? तो हमारी आँखों में दो जो है वर्णक पाए जाते हैं, एक राड होता है, दूसरा कोन होता है। तो राड जो बना होता है उसमें एक प्रोटीन होती है, और जिसे हम ऑक्सिन प्रोटीन कहते हैं। तो राड और ऑक्सिन प्रोटीन मिल करके रोडोप्सिन बनाता है, रोडोप्सिन वर्णक होता है। और जिसमें ऑक्सिन प्रोटीन, जो जब हमारे आँखों में ऑक्सिन प्रोटीन की कमी हो जाती है तो हमें कौन रोग हो जाता है? रतौंधी। इतना क्लियर? अब इसके स्रोत क्या क्या है? पपीता है, और जो है आम है, मछली तेल है, गाजर है। लेकिन गाजर में सबसे प्रचुर मात्रा में जो है विटामिन ए पाया जाता है। चलिए अगले विटामिन की बात करते हैं। तो अगले विटामिन की बात करते हैं। तो अगले विटामिन की बात करने के लिए अगला विटामिन है डी, विटामिन डी। अगला विटामिन है विटामिन डी। विटामिन डी की अगर हम बात करते हैं, विटामिन डी, विटामिन डी। अब विटामिन डी की अगर बात करते हैं तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है, इसकी भी खोज एक वैज्ञानिक थे, ये हॉपकिंस। इसकी भी खोज किसने किया? हॉपकिंस ने। हॉपकिंस थे, और इन्होंने ये जो है इनका रासायनिक नाम जो होता है वो होता है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल होता है, कैल्सीफेरॉल। अब कैल्सीफेरॉल की क्या अगर रासायनिक नाम है, रासायनिक नाम क्या है भैया? रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। अब कैल्सीफेरॉल को अगर हम तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा कैल्शियम प्लस फेरॉल। फेरॉल मीन्स होता है सुंदर, या कह सकते हैं मजबूत, सुंदर या मजबूत। और कैल्शियम के कारण ही ये जो है होता है, ये मजबूत होता है। हड्डी हमारी किससे मजबूत होती है? कैल्शियम किसमें पाया जाता है? हड्डियों में। कैल्शियम कहाँ पाया जाता है? हड्डियों में। अब हड्डी में जिससे जो है हड्डी, कैल्शियम कहाँ पाया जाता है?
हड्डी में पाया जाता है। और हड्डी में पाए जाने के कारण इसका मतलब है ये जो कैल्शियम फेनॉल है इससे हमारे हड्डियों को मजबूत बनाता है। तो अब हड्डियों को मजबूत बनाता है तो हमें रोग कौन कौन सा होगा, इसका मतलब हड्डियों वाले ही रोग होंगे। अब हड्डियों वाले रोग होंगे तो हड्डियों वाले रोग जो होते हैं वो हम लोगों में 3 प्रकार के रोग होते हैं अवस्था के हिसाब से। अगर बच्चों में देखा जाए तो बच्चों में एक रोग होता है जिसे हम कहते हैं रिकेट्स, या इसी को हिंदी में कहते हैं सूखा रोग, रिकेट्स या सूखा रोग। और अपने गांव की भाषा में हम इसे सुखंडी कहते हैं। और दूसरा जो वयस्क में होता है, लेकिन ये किस में होता है, बच्चों में। किस में होता है भैया, बच्चों में होता है, ये बच्चों में होने वाले रोग है। लेकिन अगर पूछा जाए वयस्क में कौन सा रोग होता है तो ऑस्टियोमलेशिया कौन रोग होता है भैया, ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है। ऑस्टियोमलेशिया ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है। और इस ऑस्टियोमलेशिया रोग किसमें होता है, वयस्क में। किसमें होता है, वयस्क में होता है, यानी मैच्योर में होता है। और एक और रोग होता है वृद्धावस्था में जो होता है जिसे हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस रोग। ऑस्टियोपोरोसिस इसको हम हिंदी में कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है जिसके कारण जो है वृद्धावस्था में, ये वृद्धों में होता है, वृद्धों में होता है। और वृद्धों में ये रोग जो होता है ऑस्टियोपोरोसिस, जिसके कारण जो है अवस्था के हिसाब से हड्डियों में छिद्र, छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं और जिसके कारण हड्डियां कमजोर हो जाती है। इसलिए वृद्धावस्था में लोग झुक करके चलने लगते हैं। और ऑस्टियोमलेशिया हम लोगों में क्या होता है कि वयस्क होते हुए भी, नौजवान होते हुए भी ऑस्टियोमलेशिया रोग के कारण भी जवानी में ही लोग जो है झुक करके चलने लगते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोमलेशिया रोग कहते हैं। और बच्चों में कौन सा रोग होता है, सुखंडी जिसको कहते हैं या सूखा रोग कहते हैं, इंग्लिश में रिकेट्स कहते हैं। तो एक बार फिर रिवाइज कर लीजिए। विटामिन डी की कमी जो है खोज किसने किया, हॉपकिंस ने। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। और कैल्सीफेरॉल को अगर हम तोड़ते हैं तो कैल्शियम और फेरॉल होता है। कैल्शियम का मतलब होता है कैल्शियम जो पाया जाता है हड्डियों में पाया जाता है, और फेरॉल का मतलब सुंदर या मजबूत होता है। अब मजबूत कब होगा कि जब जो है हड्डियाँ मजबूत रहेंगी या सुंदर तब दिखाई देंगी जब वो मजबूत रहेंगी। और मजबूत रहेंगी किसके नाते मजबूत रहेंगी, तो कैल्शियम के नाते। कैल्शियम जितने भरपूर मात्रा में रहेगा हड्डियाँ उतनी मजबूत होंगी। और इसीलिए जब इसमें कमी होती है तो इस कैल्शियम की कमी हुई तो हमें कौन रोग हो जाएगा बच्चों में, रिकेट्स या सूखा रोग, या बच्चों उसी को कहते हैं देशज भाषा में, अपने गांव की भाषा में सुखंडी रोग। और वयस्कों में कौन रोग हो जाए भैया, ऑस्टियोमलेशिया रोग, जिसे हम वयस्क अवस्था में या जवानी में कह सकते हैं। जो है बच्चों जवानी में व्यक्ति झुक करके चलने लगते हैं, जिससे व्यक्तियों की हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे वो झुक करके चलने लगते हैं। और वही वृद्धावस्था तक जाते जाते वृद्धावस्था में जो बुजुर्ग होते हैं, जो वृद्ध होते हैं, वो झुक करके चलते हैं, क्योंकि उनकी हड्डियों में बहुत छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं। उस छिद्र को केवल माइक्रोस्कोप से ही हम देख सकते हैं। तो ऐसे रोग को हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस रोग। और इस विटामिन डी को हम एक विटामिन के नाम से, और इसका सबसे बड़ा स्रोत क्या है, एक विटामिन के नाम से और जानते हैं जिसे हम कहते हैं सनशाइन विटामिन। सनशाइन विटामिन कहते हैं, सनशाइन विटामिन। तो अगर पूछा जाए सनशाइन विटामिन किसे कहा जाता है तो विटामिन डी को सनशाइन विटामिन। और एक चीज, इसकी कमी से जो होता है एक
रोग भी हो गया। इसे कौन विटामिन कहते हैं भैया? सनशाइन विटामिन, सनशाइन विटामिन कहते हैं। और यहाँ देखा जाए तो ये विटामिन डी जो होता है, ये इसके स्रोत जो है, सबसे पहले सूर्य का प्रकाश ही ले लीजिए। स्रोत क्या क्या है? स्रोत है सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, या कह सकते हैं सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश। दूसरा स्रोत अगर हम लेना चाहें तो ले सकते हैं। दूसरा स्रोत जो है दूध, अंडा, पनीर, ये सब है। दूध, अंडा, पनीर, ये सब मुख्य स्रोत में आते हैं। और मछली का तेल भी आ जाता है, यहाँ भी मछली का तेल आता है। मछली का तेल, मछली का तेल, ये विटामिन डी के मुख्य स्रोत हैं। और सबसे बड़ा स्रोत जो है वो है सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। तो इसके बाद अगला विटामिन ई पढ़ते हैं। विटामिन ई के बारे में जानते हैं। विटामिन ई एक बार और रिवाइज कर दीजिए। विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने किया। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल किससे बना होता है? कैल्शियम प्लस फेरॉल से। कैल्शियम के कारण ये मजबूत होता है, इसीलिए कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। और बच्चों में कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, जिसे हम सूखा रोग कहते हैं, या गाँव की भाषा में सुखंडी कहते हैं। और दूसरी चीज़, वयस्कों में कौन रोग होता है? ऑस्टियोमलेशिया। और वृद्धों में कौन होता है? ऑस्टियोपोरोसिस, जिससे हड्डियों में छिद्र हो जाता है, जिससे वो झुक करके चलने लगते हैं। इसे कौन विटामिन कहा जाता है? सनशाइन विटामिन कहा जाता है। इसके स्रोत क्या क्या हैं? इसके स्रोत है सनलाइट, जिसे सूर्य का प्रकाश कहते हैं। दूध है, अंडा है, पनीर है, मछली का तेल है। अर्थात वसीय जितने पदार्थ, खाद्य पदार्थ हैं, वो सब जो है विटामिन डी के स्रोत में आ जाएंगे। अब अगली बात करते हैं, विटामिन ई की बात करते हैं। विटामिन ई की अगर बात करते हैं तो विटामिन ई का रासायनिक नाम जो होता है वो होता है भैया, विटामिन ई का रासायनिक नाम जो होता है वो होता है टोकोफेरॉल। विटामिन ई, विटामिन ई का रासायनिक नाम जो होता है, ये होता है रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल। अब टोकोफेरॉल, इसको हम कहते हैं टोकोफेरॉल। अब टोकोफेरॉल की अगर हम बात करते हैं तो ये भी दो शब्द से मिलकर बना होता है। एक होता है टोकास और दूसरा होता है फेरॉल। एक होता है टोकास, टोकास प्लस फेरॉल। अब टोकाज मीन्स क्या होता है? टोकाज मीन्स होता है यहाँ जो है स्पर्म, जिसे हम शुक्राणु कहते हैं। अब फेरॉल माने होता है सुंदर या मजबूत, सुंदर या मजबूत। अब यहाँ शुक्राणुओं की से सुंदरता बढ़ेगी, इसका मतलब शुक्राणु मजबूत होने चाहिए। और अगर मजबूत नहीं होंगे तो जनन क्षमता में कमी आएगी, तो निश्चित है। अब इसकी कमी से कौन रोग होता है? इसकी कमी से होने वाले रोग जो होते हैं, इससे कमी से रोग जो होता है वो होता है, कमी से रोग कई रोग हैं। जैसे एक रोग आपका है, पहली चीज़ तो जनन क्षमता में कमी, जनन क्षमता में कमी, अरे कह सकते हैं कि जनन क्षमता में कमी रोग होता है। कौन हो भैया? जनन क्षमता में। और जनन क्षमता में कमी और होता है दूसरा, कह सकते हैं कि इसकी कमी से इसे
ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। कौन विटामिन भैया? ब्यूटी विटामिन। ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए ब्यूटी विटामिन किसे कहा जाता है तो विटामिन ई को। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। और इसकी कमी से कौन रोग होता है भैया? जनन क्षमता में कमी होता है, बाल गिरने लगते हैं, बालों का गिरना, बालों का गिरना। और क्या होता है? जब स्पर्म नहीं रहेंगे तो ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। अगर भी इसकी कमी हो जाएगी तो कौन रोग हो जाएगा भैया? चेहरे पर झुर्री पड़ जाएगी। चेहरे पर झुर्री, चेहरे पर क्या पड़ जाएगा भैया? झुर्री पड़ जाएगी। चेहरे पर क्या पड़ जाएगी? झुर्री पड़ जाएगी। और क्या हो सकता है? चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाएगी। और एक रोग होता है बांझपन, जिसे कहा जाता है जनन क्षमता में कमी, या कह सकते हैं बांझपन। जनन क्षमता में कमी या इसी को कहते हैं बांझपन। बांझपन। तो और इसको एक विटामिन और कहा जाता है एंटी स्टेराइल विटामिन। स्टेराइल विटामिन। तो अगर पूछा जाए एंटी स्टेराइल विटामिन किसे कहा जाता है? विटामिन ई को। ब्यूटी विटामिन किसे कहा जाता है? तो विटामिन ई को। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। टोका माने होता है स्पर्म या कह सकते हैं सुंदरता, और यहाँ स्पर्म माने शुक्राणु, और फेरॉल माने होता है सुंदर या मजबूत। और जिसमें शुक्राणु मजबूत नहीं होते हैं तो उसमें एक रोग हो जाता है जनन क्षमता में कमी, या कह सकते हैं बांझपन, और बालों का गिरना, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। ये सब इसके रोग हैं। और इसके स्रोत क्या क्या हैं? इसके स्रोत जितने हैं, पत्ता गोभी है, अंडा है, मांस है, मीट जिसको हम कहते हैं। क्या क्या है भैया? पत्ता गोभी। इसके स्रोत में एक ट्रिक लिख देता हूँ, ट्रिक से लिख दे रहा हूँ। स्रोत होगा इसका भैया, के स्रोत जो हो जाएंगे विटामिन ई के स्रोत। विटामिन ई के जो स्रोत होंगे, विटामिन ई के स्रोत, विटामिन ई के स्रोत या कह सकते हैं सोर्स। विटामिन ई के स्रोत जो है, ये ट्रिक में लिख दे रहा हूँ। पत्ता गोभी पर, पत्ता गोभी पर अंडा रखकर मुस्कुराकर काटो। पत्ता गोभी पर अंडा रखकर मुस्कुराकर काटो, नहीं तो सुंदर बन जाओगी। नहीं तो गेहूं और जौ काटना पड़ेगा। जौ काटना पड़ेगा, या नहीं तो सुंदर बन जाओगे। कुछ भी लिख सकते हैं। पत्ता गोभी हो गया, पत्ता गोभी इसके स्रोत हो गए। और क्या हो गया भैया? अंडा हो गया, अंडा हो गया। मुस्कुरा करके मांस हो गया, जिसको हम इंग्लिश में मीट कह सकते हैं, और इसको यग कह सकते हैं, या इसको कैबेज कह सकते हैं। कैबेज काटो से होता है कॉटन सीड, कॉटन सीड, या कह सकते हैं इधर गेहूं। गेहूं को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? गेहूं हो गया, जौ हो गया, जौ। ये सारे स्रोत हो गए। तो कौन कौन स्रोत हो गया भैया? पत्ता गोभी हो गया, अंडा हो गया, मांस हो गया, कॉटन सीड हो गया। कॉटन सीड का मतलब होता है अरंडिक तेल, अरंडी तेल। कॉटन सीड, अरंडी का तेल।
अरंडी का तेल, कॉटन सीड है, ये सब जितने आते हैं सब इसमें जो है आपके स्रोत हो गए। गेहूँ है, जौ है, ये सब स्रोत हो गए। और अब एक विटामिन और बचा हुआ है, विटामिन ए। तो स्रोत क्या क्या हो गया भैया? पत्ता गोभी, अंडा, मांस, कॉटन सीड, गेहूँ, जौ, ये सब आपके विटामिन ए के स्रोत हैं। अब बात करते हैं यहाँ, अगर बात करें तो विटामिन ई हो गया। अब बचा है विटामिन के, ए बी ई के। अब विटामिन के की अगर बात करते हैं तो विटामिन के, विटामिन के। अब विटामिन के की अगर बात करते हैं तो इसका रासायनिक नाम होता है नेप्थोक्विनोन या फिलोक्विनोन, नेप्थोक्विनोन या फिलोक्विनोन। अब नेप्थोक्विनोन क्या होता है, इसका रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम जो होता है वो होता है, रासायनिक नाम नेप्थोक्विनोन, नेप्थोक्विनोन, या कह सकते हैं फिलोक्विनोन, क्विनोन। इसी को हिंदी में लिख दे रहा हूँ, नेप्थोक्विनोन, क्योंकि हर एक एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है और इसमें वनडे में भी पूछा जाता है। तो कुछ लोग इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए दोनों लिख देता हूँ, फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। अब नेप्थोक्विनोन या फिलोक्विनोन, अब नेप्थ का मतलब भी होता है मसल्स, और मसल्स का मतलब मांसपेशियाँ। और यहाँ नर्व से संबंधित है। इसकी कमी से एक रोग होता है, इसकी कमी से कई रोग होते हैं। नेप्थ का मतलब ही होता है मसल्स, या कह सकते हैं नर्व सेल, नर्व सेल कह सकते हैं। नर्व सेल में जितनी होती हैं, नर्व कोशिकाएं जितनी होती हैं, उसमें एक ही दिक्कत होती है, ब्लड की। तो इसकी कमी से जो होता है रोग, की कमी से रोग, विटामिन ए की कमी से रोग, विटामिन की कमी से रोग। रोग कौन कौन है? पहले चीज, अगर ब्लड से संबंधित है तो ये ब्लड है, रक्त का थक्का नहीं जमता, रक्त का थक्का नहीं जमता, अर्थात ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता। दूसरी चीज अगर आप कह सकते हैं कि यहाँ यह सबसे चीज इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि ये ब्रेन हेमरेज को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है भैया? ब्रेन हेमरेज को, हेमरेज, ब्रेन हेमरेज को, हेमरेज को नियंत्रित करता है, या कह सकते हैं कंट्रोल करता है। ये ब्रेन हेमरेज को कंट्रोल करता है। ये जो है, अब ब्रेन हेमरेज की बात आई तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन यहाँ भी है और भी है ब्लड का, ब्लड से संबंधित है। तो अगर प्रश्न पूछ सकता है कि जो है रक्त का थक्का कितनी देर में जमने में कितना समय लगता है, या कितनी देर में जम जाता है? तो रक्त का थक्का जमने में लगभग 3 से 6 मिनट लगता है। यानी रक्त का थक्का जमने में, रक्त का थक्का जमने में 3 से 6 मिनट का समय लगता है। समय लगता है। कितने मिनट का भैया? 3 से 6 मिनट का समय लगता है। और इसके विटामिन के स्रोत क्या है? सोर्स या कह सकते हैं स्रोत।
विटामिन के स्रोत जो हैं वो है, आप पहली चीज़ ब्लड से संबंधित है, तो ब्लड से संबंधित है तो इसमें टमाटर वगैरह, टोमेटो हो जाएगा जिसे हम कहते हैं टमाटर हो जाएगा। चीज़ हो जाएगा जिसे हम पनीर कहते हैं, पनीर या कह सकते हैं चीज़ हो गया, पनीर हो गया। कैबेज हो गया, कैबेज या पत्ता गोभी कह सकते हैं। लीवर हो गया, यकृत या कह सकते हैं लीवर, ये इसके मुख्य स्रोत हैं। और इसीलिए ये जो है विटामिन के को जो है ये कंट्रोल करते हैं। और ये पत्ता गोभी है, पनीर है, इसमें बल्कि एक एंजाइम भी होता है जिसे कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है, और कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो होता है उसका संश्लेषण होता है। तो किस एंजाइम का संश्लेषण करवाता है? कार्बोक्सिलेज एंजाइम का संश्लेषण करवाता है। विटामिन के कार्बोक्सिलेज एंजाइम का संश्लेषण करवाता है, सिंथेसिस कर सकते हैं, संश्लेषण करवाता है। किस एंजाइम का संश्लेषण करवाता है भैया? कार्बोक्सिलेज एंजाइम का क्या करवाता है? संश्लेषण करवाता है ना, सिंथेसिस ऑफ द कार्बोक्सिलेज एंजाइम। तो ये आपके भैया वसा में घुलनशील विटामिन खत्म हो गए। इसी के साथ मैं अगला क्लास लेने के लिए कल समय दूंगा, अगला क्लास कर लूँगा। जल में घुलनशील विटामिन अगला क्लास के लिए होगा। सभी मित्रों को धन्यवाद सुनने के लिए, और मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।